बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद इमरान अफजल, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश। मैं आपको अपने चैनल राजी एजुकेशन इनसाइडर्स के सेगमेंट सब्जेक्ट ट्यूटोरियल में खुश आमदीद कहता हूं। आज हम जो है वो जिस टॉपिक पर बात करेंगे ये लेक्चर नंबर 2 होगा और हम बात करेंगे वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के ऊपर। तो चलें आए आज का लेक्चर हम पढ़ते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे जो है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के ऊपर। तो सब इससे पहले कि हम बात करें वर्ब फॉर्म की, जैसे कि इससे पहले लेक्चर में आपको मैं बता चुका हूं कि ये 5 नंबर का पेपर में आएगा, फर्स्ट ईयर के पेपर में। हम वर्ब के ऊपर आने से पहले जो है वो बात करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर की और कुछ ना कुछ जो है वो लैंग्वेज की बात करते हैं। सबसे पहले ज़हन में रखिए कि लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है, किसी भी लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अहम होता है जो उस लैंग्वेज को जानने के लिए। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे किसी भी लैंग्वेज में जो मिनिमम यूनिट होता है वो है लेटर या अल्फ़ाबेट भी कहा जाता है। लेटर या अल्फ़ाबेट इसको हम कहते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं फोनीम। आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि जो लेटर्स हैं अंग्रेज़ी में ये 26 हैं, लेकिन जो फोनीम्स हैं ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, ये 44 है। अब इसमें कुछ बातें बड़ी जो है वो अहम है, याद रखने वाली हैं। लैंग्वेज को हम दो तरह से जो है वो लैंग्वेज को हम लोग जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, रिटन फॉर्म में और इसके साथ साथ जो है वो ऑरल फॉर्म में। रिटन और दूसरा है ऑरल या स्पोकन फॉर्म भी इसको कहा जाता है। इन दो फॉर्म्स में लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। जब आप बात करते हैं जो है वो रिटन फॉर्म की, तो रिटन फॉर्म के लिहाज से लैंग्वेज का जो सबसे छोटा यूनिट है वो कहलाता है लेटर, और इसको मोफीम भी कहा जाता है। और इसके साथ जो है वो ऑरल फॉर्म में यानी साउंड के लिहाज से, स्पोकन के लिहाज से जो सबसे छोटा यूनिट होता है किसी भी लैंग्वेज का वो फोनीम है। अब उससे पहले एक बात बड़ी अहम है कि हम सबसे पहले जो है वो लैंग्वेज के बारे में एक क्वालिटी आपने याद रखनी है। लैंग्वेज में कोई भी जो है वो लेवल का स्ट्रक्चर हो, मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, उसमें एक चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, और वो चीज़ क्या है कि मीनिंगफुल होना चाहिए वो। अगर वो मीनिंगफुल नहीं है तो उसका लैंग्वेज से कोई ताल्लुक नहीं। मीनिंगलेस इज़ नो मोर रिलेटेड टू लैंग्वेज, इट मस्ट बी मीनिंगफुल। सो अगर मैं जो है वो डिफ़ाइन करना चाहूँ जो है वो फोनीम को, तो ये मिनिमम मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड है, मिनिमम मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड इन एनी लैंग्वेज। while on the other form in other way, letter basically is the minimum meaningful unit in written form. So अगर आप देखें हमारा यहाँ पे ताल्लुक इंग्लिश लैंग्वेज से है, तो इसमें जो लेटर्स हैं इनकी अल्फ़ाबेट्स इनकी तादाद 26 है, जबकि जो फोनीम्स हैं उनकी तादाद 44 है। और ये बात यहाँ बड़ी अहम है इस वजह से भी कि जब आप कोई चीज़ लिख रहे होते हैं तब आप लेटर्स को कंसीडर करते हैं, और जब आप बोल रहे होते तब आप फोनीम्स को जो है वो फोकस करते। यही वजह है बाज़ औक़ात रिटन फॉर्म में आप जो जैसे प्रोसीजर है, अब अगर देखेंगे तो प्रोसीजर को जब हम लिखा जाता है तो उसमें अगर आप देखें तो एंड पे प्रोसीजर DURER है यहाँ पे स्पेलिंग में, लेकिन जब आप बोल रहे हैं तो इसको प्रोसीजर बोल रहे हैं। यहाँ पे आप जो है वो डी की साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहे, कि तरह से देखें तो जी की जा साउंड प्रोड्यूस की जा रही है, प्रोसीजर। सो बेसिकली जब वर्ड को लिखा जाता है इट इज़ रिटन अकॉर्डिंग टू द लेटर और अल्फ़ाबेट्स, बट व्हेन इट इज़ स्पोकन अकॉर्डिंग टू द फोनीम्स। सो दैट्स व्हाई देयर समटाइम्स देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इट्स रिटन फॉर्म एंड इट्स स्पोकन फॉर्म। सो सबसे बेसिक जो यूनिट होते हैं वो लेटर्स और फोनीम्स हैं। और अंग्रेज़ी में जैसे मैंने कहा लेटर्स की तादाद 26 है और फोनीम जो हैं वो 44 है। अब ये जो लेटर्स हैं इनको आगे फर्दर सब कैटेगराइज किया जाता है दो कैटेगरीज में। इनमें वॉल्स या वावल्स इसको आप बोलते हैं, और दूसरा है कॉन्सोनेंट। ये कॉन्स्टेंट नहीं है, कॉन्सोनेंट। वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स। वॉल्स की तादाद इंग्लिश में
5 और कॉन्सोनेंट की तादाद 21। इस तरह से टोटल मिलकर 26 लेटर्स बनाते हैं। और जो फोनीम्स हैं, ये इनमें जो वॉल्स फोनीम है वो 20 हैं, और जो कॉन्सोनेंट फोनीम्स हैं, में वॉल फोनीम और यहाँ पे कॉन्सोनेंट फोनीम्स, कॉन्सोनेंट फोनीम्स की तादाद 24 है। इस तरह से टोटल तादाद फोनीम्स की बनती है 44। सो अगर ये कोई पूछे कि जो वो आप कह सकते हैं साउंड या ऑरल फोनीम्स कितने हैं अंग्रेज़ी में, जो वो 44 है। अब दूसरी हमारी जो कंसर्न लैंग्वेज जो हम अक्सर यूज़ करते हैं वो उर्दू, उसमें वेरिएशन पाई जाती है। उर्दू में आप जानते हैं कि फोनीम लेटर्स भी ज़्यादा हैं और उसमें फोनीम्स भी। सो हर लैंग्वेज के लेटर्स और फोनीम्स डिफरेंट हो सकते हैं। सो ये सबसे बेसिक यूनिट होते हैं किसी भी लैंग्वेज में। तो हम बेस से शुरू करेंगे क्योंकि हमारा ताल्लुक अंग्रेज़ी से है। तो लेटर्स 26 हैं, फोनीम्स 44 हैं। आगे लेटर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, वॉल्स में, कॉन्सोनेंट में। वॉल्स 5 हैं और कॉन्सोनेंट 21 है। और ये जो 5 वॉल्स हैं ये कितने फोनीम्स बनाते हैं, जो वो 20 में आगे मोनोथोंग और डिफ्थोंग है, वो हम उस पर डिटेल पे नहीं जाएंगे। और दूसरे जो है वो कॉन्सोनेंट 24 फोनीम्स बनाते हैं। तो टोटल फोनीम्स जो है 44 है। इसके बाद जब ये फोनीम्स और लेटर्स ये कंबाइन होते हैं, अगर आप लेटर्स और फोनीम्स को कंबाइन करेंगे तो इनका जो कम्बिनेशन होगा वो तश्कील देगा जो है वो वर्ड्स को। अगरचे इससे पहले भी जो है वो एक और लेवल आता है सिलेबल्स का, हम उसकी तरफ अभी नहीं जाएंगे, या मॉर्फीम्स का हम उसकी तरफ अभी नहीं जाएंगे क्योंकि उसकी डिटेल की यहाँ ज़रूरत नहीं है। सो आप ये कह लें कि जब लेटर्स और फोनीम्स कंबाइन होते हैं मीनिंगफुल वे में, तो फिर जो चीज़ तश्कील पाती है वो कहलाती है वर्ड्स। तो बेसिकली आप कह लें वर्ड्स क्या हैं, वर्ड्स आर कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। इफ दे आर इन रिटन फॉर्म दे आर कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स आर अल्फाबेट्स, एंड इफ दे आर इन स्पोकन फॉर्म दे आर कम्बिनेशन ऑफ फोनीम्स। So phonemes and letters when they are combined meaningfully, they make the words in written form, and they also make their pronunciation or their sounds. When these words are combined in meaningful way, then these words combination make phrase, clause and sentence. When words are combined, first of all the thing that you must keep in your mind that words, all these things, phrases, clauses or sentences, all these things are combination of words. Combination. First thing that you must keep in your mind, that all these things, whether it is phrase, whether it is clause, whether it is sentence, they are combination of words. So first characteristics of them is combination. This is the next, you can say, step. This is the next sequence in the order of any language after words. When words are combined, they can make phrases, they can make clauses, they can make sentences. So ये आप कह रहे हैं जब words को मिलाया जाता है, combine किया जाता है, तो उससे phrase बनता है, clause बनती है और sentence बनता है। अब हमें कैसे मालूम होगा कि जो कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है ये फ्रेज है, ये क्लॉज है, या ये सेंटेंस है? तो हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कहा, जो कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है वो तीनों में से एक हो सकता है। वो फ्रेज भी हो सकता है, वो क्लॉज भी हो सकती है और वो सेंटेंस भी हो सकता है। सो अगर आप देखेंगे दूसरी चीज़ क्या है, अगर कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, अगर वो कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है और उसमें कंप्लीट मीनिंग हो, कंप्लीट मीनिंग, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो, इफ देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स एंड इट कंटेन्स कंप्लीट मीनिंग, देन इट इज नोन एज सेंटेंस. वी कैन से that sentence basically is a group of words or combination of words that conveys complete or full sense or meaning. ऐसा लफ्ज़ों का मजमुआ जिससे बात पूरी तरह समझ आ जाएगी, वो सेंटेंस कहलाता है. इसके बाद ये तो हो गया सेंटेंस. अब तीसरी चीज़ जो होगी वो डिफ्रेंशिएट करेगी सेंटेंस के साथ क्लॉज को और जो है फ्रेज को. अब अगर जो है वो कम्बिनेशन ऑफ वर्ड है लेकिन उसमें जो है वो सेंस कंप्लीट की बजाय आ जाए इनकम्प्लीट, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक जो है वेरी करे.
कम्बिनेशन ऑफ वर्ड है, बट उसका जो सेंस है वो कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट है, नामुकम्मल है, उसका मानी नामुकम्मल है, अधूरा है, तो फिर वो सेंटेंस नहीं होगा. इट मस्ट बी क्लॉज आर फ्रेज. If it is a combination of words and having full or complete meaning or sense, it is sentence. But if this second characteristic is lacked and there is a, you can say, incomplete sense, then it is a phrase or clause. फिर ये phrase और clause होगा, फिर ये sentence नहीं होगा. अब हम ये देखेंगे कि चले दो चीज़ें तो हो गई, वो combination of words भी है, उसमें एक incomplete sense भी है, लेकिन हमें कैसे मालूम होगा, वो दोनों में से हमने कहा एक चीज़ होगी, फ्रेज है ये क्लॉज है, हमें कैसे मालूम होगा कि ये फ्रेज है ये क्लॉज. तो उसके लिए एक तीसरी चीज़ अपने ज़हन में रखनी है कि कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स भी है, इनकम्प्लीट मीनिंग या सेंस भी है, और उसमें ये तीसरी चीज़ आपके ज़हन में रखेंगे, अगर सब्जेक्ट और वर्ब कह लें या प्रेडिकेट कहते हैं या वर्ब कह लें, अगर उसमें if it contains its own subject and verb, if it contains its own subject and verb, then it is clause. But if it does not contain its own subject and verb, then it is called phrase. मैंने यह क्रॉस केस का मतलब इसमें सब्जेक्ट और वर्ब, वर्ब मतलब आफ्टर वर्ब you can after subject the whole or complete part of the sentence is known as predicate, and verb is also a part of predicate. So if it contains subject as well as predicate or verb, so it is a clause. But if it does not contain subject and predicate, then it is a phrase. For example, we take an example here as in the evening. You can see it is not a single word, it is a group of words because it contains three words. In the evening, these are three words, they convey some sense. इससे कुछ समझ आ रही है लेकिन मुकम्मल समझ नहीं आ रही. इसका मतलब है कि अगर कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है और उसमें नामुकम्मल यानी इनकम्प्लीट मीनिंग है, तो फिर वो सेंटेंस नहीं होगा, फिर वो या तो फ्रेज होगा या वो क्लॉज. अब अगर आप गौर करें, इसमें सब्जेक्ट भी नहीं है, मैं सब्जेक्ट को और वर्ब को बाद में डिफाइन करता हूँ, पहले यहाँ पे बात आ गई, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिसिंग है. अगर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिसिंग हो या दोनों में से कोई एक भी मिस होगा, तो फिर वो कहलाएगा फ्रेज. ये फ्रेज है और ये प्रपोजिशनल फ्रेज है. जो इसकी आगे एग्जाम होती है वो हम आगे फ्रेज में जाकर डिस्कस करेंगे. सो अगर कोई कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हो, उसमें इनकम्प्लीट सेंस हो और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ना हो या दोनों में से कोई एक ना हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो फ्रेज कहलाएगा. इसके बरक्स अगर कोई ऐसा कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हो उसमें सेंस इनकम्प्लीट हो, उसमें सेंस इनकम्प्लीट हो लेकिन उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों पाए जाएं, दोनों में से कोई एक नहीं दोनों होंगे, तो फिर वो क्लॉज कहलाएगी. और क्लॉज की आगे दो इकसाम होती हैं, उसमें आप मेन क्लॉज, उसको मेन क्लॉज कहते हैं, उसको प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, उसको जो है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, और दूसरी जो होती है उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज या माइनर क्लॉज भी कहा जाता है या डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है. सो अगर जो है वो इनकम्प्लीट सेंस है और कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद हैं, फिर वो क्लॉज होगी. इसके बाद जो है वो सेंटेंस. सेंटेंस तो हमने वाजे कर लिया कि ये कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है लेकिन उसमें कंप्लीट मीनिंग यानी मुकम्मल माने होना ज़रूरी है. सो अगर आप गौर करें, जो है वो लैंग्वेज में जो स्ट्रक्चर चलता है, सबसे पहले लेटर या फोनीम से शुरू होता है. लेटर और फोनीम को जब आप मीनिंगफुल वे में कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, ग्रुप में लेके आते हैं, तो वो वर्ड्स बनते हैं. जब आप वर्ड्स को कंबाइन करते हैं तो फ्रेज कंबाइन होकर आगे क्लॉज बनाते हैं. यानी आप कह लें अगर आप इसको नंबरिंग करना चाहिए, इनिशियल स्टेप, फिर यहाँ से फिर आगे फ्रेज है, फिर फ्रेज कंबाइन होते हैं तो क्लॉज, और क्लॉजेज कंबाइन होते तो वो सेंटेंस बनता है. सो स्मॉलेस्ट यूनिट अगर आप देखेंगे तो वो लेटर और फोनीम है, और अगर लार्जेस्ट यूनिट देखेंगे लैंग्वेज का तो वो सेंटेंस है. अभी हम फ्रेज और क्लॉज पे बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली सेंटेंस पे चलेंगे. लेटर आगे आने वाले लेक्चर्स में हम फ्रेज और क्लॉज के ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करेंगे. सो अब हम देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जो सेंटेंस है. अभी हमने माइनर्स की तो बात की, इनिशियल स्टेजेस की, लेटर की और फोनीम की. अब हम देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में जो सेंटेंस है उसमें क्या कुछ होता है, किस सीक्वेंस से होता है और किस तरह से जो है उसको लिखा जाता है.
तो जो अंग्रेज़ी ज़ुबान है इसका स्ट्रक्चर SOV है, उसको अक्सर औकात SOV लिखा जाता है, जबकि जो उर्दू ज़ुबान है उसका स्ट्रक्चर SOV है। इसका मतलब क्या है कि अंग्रेज़ी के जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, जबकि उर्दू के सेंटेंस में सब्जेक्ट तो आएगा स्टार्ट में, लेकिन वर्ब सेकंड की बजाय थर्ड पे चला जाएगा और थर्ड से ऑब्जेक्ट जो है वो सेकंड पे आएगा। ये शफलिंग होती है। सो इसलिए आपने हमारा यहाँ पे इससे कंसर्न नहीं है अभी उर्दू से, ये ट्रांसलेशन के लेक्चर में इस पे बात होगी। अभी हम सिर्फ बात करेंगे इस जो है वो इंग्लिश सेंटेंस के स्ट्रक्चर की और इंग्लिश के जो सेंटेंस के एलिमेंट्स हैं। अंग्रेज़ी के जुमले में जब आप कोई जुमला लिखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद उसमें वर्ब आता है, उसके बाद उसमें ऑब्जेक्ट शामिल होता है। ऑब्जेक्ट के बाद एक चीज़ जो अक्सर आप लोग नहीं, हम लोगों को पता, ये मालूम नहीं होती, वो एक और एलिमेंट उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट आता है। और कॉम्प्लीमेंट के बाद जो एक और चीज़ होती है उसको हम कहते हैं एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। ये इसको सिंपल एडवर्बियल भी लिखा जाता है कहीं कहीं पे, कुछ ग्रामर्स में या बुक्स में इसको सिंपल एडवर्बियल, सिर्फ एडवर्बियल भी लिखा हुआ। ये एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। अंग्रेज़ी ज़ुबान के जुमले में मैक्सिमम ये 5 एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 पर वर्ब, नंबर 3 पर ऑब्जेक्ट, नंबर 4 पर कॉम्प्लीमेंट और नंबर 5 पर एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। सो अगर आप देखें तो तरतीब जो मैंने लिखी है बेसिक इसको लिया जाता है। अभी तक आपने ये डिस्कस किया होगा, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल क्वालिफिकेशन के ऊपर बात कम की जाती है, कम लोग इसके ऊपर बात करते, तो ये भी चौथे और 5वें नंबर पे यहाँ पे आता है। अब देखिए 5 एलिमेंट्स हैं, इनमें अगर आप गौर करें, अगर कोई मुझसे ये पूछे कि विच एलिमेंट ऑफ द इंग्लिश सेंटेंस और एनी सेंटेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ सेंटेंस without which sentence cannot be made, so the most important and most vital element of any sentence is the verb. It is most essential element. You cannot write a sentence without verb. All other parts are, you can say, important, but they are not essential. If they are present in a sentence, it's well and good, and if they are missing, then you can say it doesn't matter. अगर ये मौजूद हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी होंगे तो इनके बगैर सेंटेंस हो सकता है, लेकिन जिसके बगैर सेंटेंस नहीं हो सकता वो वर्ब है। अच्छा, एक और बात यहाँ से, इसको आप ऐसे समझ लें, वैसे तो हमने कहा कि जो सेंटेंस होता है वो कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, उसमें एक से ज़्यादा अल्फाज होते हैं, 2 3 4 5 10 कितने भी हो सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर सेंटेंस में सिर्फ एक ही लफ्ज़ हो, तो वो एक लफ्ज़ कौन सा होना चाहिए? वर्ब। होता नहीं ऐसा, लेकिन अगर हो तो वो एक वर्ब हो गई, यानी वर्ब के बगैर सेंटेंस की पॉसिबिलिटी नहीं है। ये बहुत ज़रूरी और अहम है। अक्सर औक़ात इसके बारे में मिसकंसेप्शंस होती हैं कि कुछ जगहों पे जहाँ पे जब आप कह सकते हैं टू बी वर्ब्स लगे होते हैं तो वो कहते हैं यहाँ वर्ब नहीं, वहाँ पर भी वर्ब होता है। इस बात को भी हम जो है वो इसके ऊपर लेक्चर होगा, डिस्कस होगी कि किस तरह से वहाँ पे वो वर्ब मौजूद है, जबकि हमें लग रहा होता है कि यहाँ पे वर्ब है ही नहीं। तो ये वर्ब, यानी ये बात आपने दिमाग में बिठानी है कि दिस मोस्ट असेंशियल एलिमेंट इन एनी सेंटेंस इज वर्ब। तरतीब ये होगी अंग्रेज़ी में, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। हाँ, जब पैसिव का जुमला होता है उसमें थोड़ी सी शफलिंग होती है, वो बात की बात है। अब इसका मतलब है कि अगर वर्ब सबसे अहम है, सो इसका मतलब अगर सेंटेंस का एनालिसिस करना है, आपने सेंटेंस को समझना है, तो अगर जब आपने किसी चीज़ को समझना हो, एनालिसिस करना हो, तो उसका आगाज़ वहीं से करते जो सबसे अहम चीज़ होती है, क्योंकि बाकी तो हो सकता हो या ना हो। जैसे फ़र्ज़ करें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उसमें होता ही वर्ब और ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होता ही नहीं। जैसे ओपन द डोर, एक सेंटेंस है, इसमें ओपन वर्ब है, द डोर ऑब्जेक्ट है। इस तरह से देखिए, जैसे एक और सेंटेंस है ही रन्स, इसमें रन्स वर्ब है, ही सब्जेक्ट है। अगर आप गौर करें तो ऊपर वाले जो सेंटेंस है उसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, बट इट इज़ ए सेंटेंस। और नीचे वाले में अगर आप देखिए सब्जेक्ट और वर्ब है, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है, बट इट इज़ ऑल्सो सब्जेक्ट, इट इज़ ऑल्सो सेंटेंस। सो इट मीन्स द इम्पॉर्टेंट थिंग इज द वर्ब, ऑल अदर पार्ट्स आर, ऑल अदर एलिमेंट्स आर not essential, they are optional, they are included in the sentences according to their need. अब हम वर्ब से बात करते हैं, वर्ब क्या होता है?
वर्ब के बारे में याद रखना है, मैं लंबी चौड़ी डेफिनेशंस नहीं करूंगा, यहाँ पे उसको मेन पॉइंट से वाजे करने की कोशिश करता हूँ। वर्ब आपको दो चीज़ें, पहली बात तो ये है वर्ब कैन बी अ सिंगल वर्ड एंड कैन बी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ब कैन बी अ सिंगल वर्ड, वर्ब कैन बी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ब एक लफ्ज़ पर भी मुश्तमिल हो सकता है और अल्फाज के मजमूए पर भी मुश्तमिल हो सकता है। ये एक लफ्ज़ भी हो सकता है और एक से ज़्यादा अल्फाज भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो वर्ब है, वर्ब क्या हम डिफ़ाइन करेंगे कि ये ऐसा लफ्ज़ या लफ्ज़ों का मजमूआ, ऐसा लफ्ज़ या लफ्ज़ों का मजमूआ जो इनमें से कोई चीज़ बयान करे। नंबर एक, एक्शन। नंबर एक, एक्शन। Word or group of words that describes an action or activity. Action or activity कुछ भी आप इसको कर सकते हैं। So लफ्ज़ या लफ्ज़ों का मजमूआ जो जुमले में एक्शन को बयान करेगा, हम कहेंगे ये वर्ब है। दूसरा क्या, लफ्ज़ या लफ्ज़ों का मजमूआ जो जुमले में स्टेट ऑफ बीइंग, या स्टेट भी अकेला लिखा जाता है, स्टेट ऑफ बीइंग, कंडीशन, कैफियत, अच्छा बेहतर लफ्ज़ है कैफियत, हालत। वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन और एक्टिविटी आर स्टेट ऑफ बीइंग, इट इज़ नोन एज वर्ब। ऐसा लफ्ज़ या लफ्ज़ों का मजमूआ जो जुमले में किसी एक्शन यानी काम को या सरगर्मी को बयान करे, या किसी चीज़ या किसी शख्स की कैफियत को बयान करेगा, तो हम कहेंगे ये वर्ब है। और दोबारा से मैं बता दूं कि ये लफ्ज़ भी हो सकता है और लफ्ज़ों का मजमूआ भी, लेकिन इन दोनों में से एक चीज़ को बयान करेगा। इट मे डिस्क्राइब एन एक्शन यानी कोई काम, और इट मे डिस्क्राइब अ स्टेट ऑफ बीइंग या कोई कैफियत भी। फॉर एग्जाम्पल, ही राइट्स अ लेटर, he is writing a letter, he will be writing a letter, he will have been writing a letter for 1 year. इन एग्जाम्पल्स पे ज़रा गौर कीजिए। हमने जब भी सेंटेंस का एनालिसिस स्टार्ट करना है वर्ब से, क्योंकि वर्ब एसेंशियल है, वो लाजमी होगा। हो सकता है अगर हम सब्जेक्ट से स्टार्ट करें सब्जेक्ट हो ही ना, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो, लेकिन वर्ब ज़रूर होगा, वहीं से आपने उसको पकड़ना, वहाँ से शुरू करना है। अब ज़रा पहले जुमले में देखिए, एक्शन को क्या जो लफ्ज़ बयान कर रहा है, राइट्स, वो एक ख़त लिखता है, तो इसमें देखिए एक्शन कौन सा और एक्टिविटी कौन सी है, राइट्स। और अगर गौर करें तो ये एक लफ्ज़ है, एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल है, तो ये यहाँ पे कहलाएगा वर्ब। आगे देखिए, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, इसमें एक्टिविटी को जो बयान कर रहे हैं ये दो अल्फाज हैं, इज़ राइटिंग। अब ये एक लफ्ज़ नहीं, एक से ज़्यादा अल्फाज हैं जो एक्शन को या एक्टिविटी को बयान कर रहे हैं, ये वर्ब कहलाएंगे। उसके बाद अगर आप देखिए आगे, देखिए ही विल बी राइटिंग अ लेटर, इसमें देखिए जो एक्टिविटी को या एक्शन को बयान कर रहे हैं वो अल्फाज कौन से हैं, विल बी राइटिंग, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, वर्ब। नेक्स्ट में देखिए ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 1 ईयर, तो अगर आप देखें विल हैव बीन राइटिंग, यहाँ पे 4 अल्फाज हैं। तो मैंने जैसे कहा था कि सेंटेंस में जो वर्ब है वो एक्शन को बयान करेगा, और वो जो वर्ब है वो एक लफ्ज़ भी हो सकता है और एक से ज़्यादा अल्फाज भी। अगर आप देखें पहले में सिंगल वर्ड है, दूसरे में 2 अल्फाज हैं, फिर 3 है, फिर 4 है। हाँ, ये चीज़ है कि ये जो सिंगल वर्ड होगा ये वर्ब है, और जब एक से ज़्यादा अल्फाज हो जाएंगे फिर वो वर्ब फ्रेज़ बन जाएगा। ये इज़ राइटिंग यहाँ पे वर्ब फ्रेज़ है, विल बी राइटिंग यहाँ पे, क्योंकि हमने पढ़ा था फ्रेज़ इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, अभी हमने डिस्कस किया। फ्रेज़ इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ वर्ड विद इन कंप्लीट सेंस एंड does not have its own subject and predicate or either of them. इनमें
देखिए अगर आप देखिए इज राइटिंग की मिसाल लेते हैं, ये दो वर्ड्स हैं, इनमें वर्ब तो है, लेकिन अगर सिर्फ इज राइटिंग को लेंगे इसमें सब्जेक्ट नहीं, बाकी समझ ले नहीं है, तो इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है। तो अगर हमने पढ़ा था सब्जेक्ट या वर्ब दोनों में जो कोई एक चीज़ मिसिंग होगी और वो कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होगा तो वो फ्रेज है, तो ये वर्ब फ्रेज है, ये सारे फिर वर्ब फ्रेज। तो मैं जैसे कह रहा था ये एक लफ्ज़ भी हो सकता है और एक से ज़्यादा अल्फाज भी, तो देखिए यहाँ एक्शन को बयान कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ एक और सेंटेंस लिखूँ, जैसे ये है अली इज़ अ गुड प्लेयर, एक और सेंटेंस हम यहां पे लिखते हैं राजी एकेडमी इज अ वेल नोन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब अगर गौर करें और भी कोई सेंटेंस आ सकते हैं, जैसे फर्ज करें ईरान was an Islamic country in the past। अगर अब गौर करें, मैं 3 सेंटेंस यहाँ पे लिखे, अली इज़ अ गुड प्लेयर, इसमें कोई एक्शन ही नहीं है, यहाँ पे तो एक्शन था, अब एक्शन है ही नहीं। आगे देखिए राजी एकेडमी इज़ अ वेल नोन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ईरान वाज एन इस्लामिक कंट्री, इसमें कोई एक्शन नहीं, लेकिन एक चीज़ है, वो क्या है, इसमें स्टेट ऑफ बीइंग बताई जा रही, कैफियत। देखिए बताया जा रहा है ऊपर वाले सेंटेंस में अली के बारे में, अली ये इसके बारे में बताया, क्या बात बताई जा रही है, आ गुड प्लेयर, आ गुड प्लेयर ये बताया जा रहा है। इसको मैं बाद में वजाहत करता हूँ गुड प्लेयर क्या अली क्या, लेकिन इनको बयान करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो कौन सा है, इज़, यानी ये बयान कर रहा है। जब आप इसकी बजाय वाज लगा देते हैं, विल लगा देते हैं, तो ये मानी अक्सर तौर पर बदल जाते हैं। सो यहाँ पे जो इज़ होगा ये वर्ब कहलाएगा, लेकिन ये वर्ब यहाँ एक्शन को बयान नहीं कर रहा, किस चीज़ को बयान कर रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग को, हालत को, कैफियत को। आगे भी देखिए ईरान वाज एन इस्लामिक कंट्री, ईरान के बारे में बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, एन इस्लामिक कंट्री, और किसके ज़रिए से ये दोनों चीज़ें बयान की जा रही हैं, ये जो है वो वाज के ज़रिए से, ऐसे ही जो है वो यहाँ पर इज़ के ज़रिए से। तो हम कह सकते हैं कि जो वर्ब होता है, जैसे इस तरह से और भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं, ही सीम्स हैप्पी, ही सीम्स हैप्पी, इसमें ये बात बताई जा रही, ही के बारे में बताया जा रहा है, जबकि यहाँ पे कोई एक्शन बयान नहीं किया जा रहा है, ये सिर्फ कैफियत को बयान कर रहा है। सो ऐसा कोई सा भी लफ्ज़ या लफ्ज़ों का मजमुआ जो कैफियत को या एक्शन को बयान करेगा तो क्या कहलाएगा, वो वर्ब कहलाएगा। सो ये तो हुआ वर्ब। अब यहाँ पर एक बात और भी है कि अगर तो चले हमने पढ़ा था कि वर्ब एक लफ्ज़ भी हो सकता है और एक से ज़्यादा अल्फाज भी हो सकते हैं, अगर वो एक लफ्ज़ होगा तो वो वर्ब कहलाएगा और एक से ज़्यादा अल्फाज होंगे तो वो वर्ब फ्रेज़ बन जाता है। अब इसमें जब भी वर्ब फ्रेज़ बनेगा, कोई भी जो है वो वर्ब यानी एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल होगा, ऐसे में याद रखिएगा कि उसमें आगे फर्दर ये वर्ब की कैटेगरीज होती हैं। उसमें एक वर्ब होगा मेन वर्ब, या इसका दूसरा नाम एक्शन वर्ब भी है, यानी जब वर्ब एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल होगा उसमें से कुछ पोर्शन ऐसा होगा जिसको हम कहेंगे ये मेन वर्ब या एक्शन वर्ब है, और दूसरा होगा उसको हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब है। ये उसमें कुछ अल्फाज होंगे जो हेल्पिंग वर्ब, इनका दूसरा नाम होता है ऑक्सिलरी वर्ब, इनको ऑक्सिलरी भी कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। जब भी वर्ब एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल होगा तो उसमें से ये बेसिकली वर्ब की आगे फर्दर काइंड्स एंड टाइप्स हैं। Verbs are further categorized into main verbs or helping verbs. Main verbs are also called action verbs and helping verbs are also called auxiliary verbs. So इनकी आगे काइंड्स है तो आपने याद रखना है, जब जुमले में एक से ज़्यादा verbs होंगे या वर्ब एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल होगा तो उनमें से कुछ पोर्शन ऐसा होगा जो हेल्पिंग वर्ब होगा या ऑक्सिलरी वर्ब, कुछ होगा मेन या एक्शन वर्ब। अब ज़रा देखेंगे कि मेन वर्ब कौन सा होता है और हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। जैसे इसके नाम से इसका दूसरा नाम एक्शन वर्ब है, जो असल एक्शन को बयान करेगा वो मेन वर्ब कहलाएगा, और जो होने वाले काम के ज़माने और अंदाज
जो होने वाले काम के ज़माने या अंदाज के बारे में अमूमी तौर पर ज़माने के बारे में मालूमात देगा, वो कहलाएगा हेल्पिंग वर्ब। जो होने वाले काम को बयान करेगा, असल काम को, तो वो एक्शन वर्ब। और जो होने वाले काम के ज़माने या अंदाज को बयान करेगा तो वो क्या कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब। जैसे देखिए हमारे पास है इज़ राइटिंग, इसमें दो लफ्ज़ हैं, इसमें असल एक्शन है राइटिंग, ये कहलाएगा यहाँ पे मेन वर्ब। और इसमें देखिए आप कह रहे हैं इज़ राइटिंग, वो लिख रहा है, इसका मतलब ये मौजूदा वक्त में काम हो रहा है। अगर आप करें ही वाज राइटिंग, वो लिख रहा था, एक्शन वही है जो राइटिंग, लेकिन यहाँ पे वाज की वजह से वो पास्ट में चला गया, तो यहाँ पे वाज ने उसके जो वो ज़माने को बयान किया, वाज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। विल बी राइटिंग, एक्शन राइटिंग ही है, और विल भी बयान कर रहा है कि ये किस में हो रहा है, फ्यूचर में। तो सो दैट्स वाई ये क्या कहलाएगा, तो सो जो असल काम को बयान करेगा वो मेन वर्ब, जो होने वाले काम के ज़माने और उसके अंदाज को बयान करेगा तो क्या कहलाएगा, वो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। एक बात और भी, चलें, ये तो हमने पढ़ा कि अगर एक से ज़्यादा वर्ब्स होंगे, अगर एक से ज़्यादा वर्ब्स होंगे तो वो बताएंगे कि इसमें से कुछ मेन वर्ब है और कुछ हेल्पिंग वर्ब है। जो असल काम को बयान करेगा वो मेन वर्ब, और जो उसके ज़माने को बयान करेगा वो हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब। अब बात यहाँ पे कि अगर हो ही एक वर्ब एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल, जैसे राइट्स या ही रोट ए लेटर, फर्ज करें यहाँ पे आ जाता है पास्ट इंडेफिनिट का जुमला, ही रोट अ लेटर, यहाँ पे वर्ब में है ही एक लफ्ज़, या ही इज़ हैप्पी, यहाँ पे है ही एक लफ्ज़। याद रखिएगा जब जुमले में एक ही लफ्ज़ पर मुश्तमिल वर्ब आ जाएगा तो वो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर रहा है और मेन वर्ब का भी। जैसे देखिए जब आप रोट पढ़ते हैं तो आपको पता है कि यहाँ एक्शन तो लिखना है, लेकिन जो सेकंड फॉर्म है ये साथ में उसके पास्ट यानी ज़माने को भी जाहिर करती है। जब आप राइट्स को पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक्शन तो राइट है, लेकिन जब आप देखते हैं एस फॉर्म है तो ये मतलब प्रेजेंट है। सो इसका मतलब ये है कि अगर अंग्रेज़ी के जुमले में एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल वर्ब होगा तो उसका फंक्शन दोनों होते हैं, यानी वो हेल्पिंग वर्ब भी है और वो मेन वर्ब भी है। ऐसे ही जैसे हमने ऊपर पढ़ा था अली इज़ अ गुड प्लेयर, इसमें इज़ अ हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी, दोनों का फंक्शन परफॉर्म करता है। हाँ, अगर एक से ज़्यादा होंगे तो उसमें अमूमी तौर पर जो पहले आएगा और जो ज़माने को बयान करेगा और अंदाज को वो हेल्पिंग वर्ब, और जो बाद में आएगा और एक्शन को बयान करेगा तो वो मेन वर्ब कहलाता। डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर, और मैंने कोशिश की है कि आपको बड़ी आसान अल्फाज में और बेहतर तरीके से समझा सकूं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, ताकि हमारे अगले जो आने वाले लेक्चर्स भी आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सके। बहुत शुक्रिया।